हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था और आज हमें उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन की फॉर्म में, हाउ डू हेंस ले एग्स। जो हेंस हैं या फिर ज़्यादातर जितने भी ये बर्ड्स वगैरह होती हैं, ये एग्स कैसे ले करती हैं। तो ये मैकेनिज़्म जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हेंस में फर्टिलाइजेशन का पैटर्न होता है वो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। मतलब हेंस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बॉडी के अंदर होती है। जो फीमेल हेन होती है, हेन तो फीमेल ही होती है, जो हेन होती है उसकी बॉडी के अंदर होता है, और जो डेवलपमेंट है उस एग की वो बॉडी के बाहर होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है हम देखते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड मूव्स डाउन द ओविडक्ट। ये तो सेम है जैसे ह्यूमंस में था। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो एग है वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनाता है और जाइगोट बनते ही डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है और ओविडक्ट में चला जाता है। अब जैसे जैसे ही वो ओविडक्ट में जाता है वैसे वैसे उसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे आ जाता है डिफरेंस। ह्यूमन बॉडी में क्या था, जैसे जैसे वो मतलब जाइगोट ओविडक्ट के थ्रू मूव करता था उस पर कोई लेयर नहीं आती थी। वो मूव करते करते एम्ब्रियो बन जाता था और वो एम्ब्रियो जाके यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेड हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ओविडक्ट से जैसे जैसे जाइगोट मूव कर रहा है उसमें बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स आ रही हैं। ठीक है, लेयर से लेयर वो कवर होता जा रहा है और उसके बाद मतलब ऐसे कवर हो रहा है कि लास्ट में उसके ऊपर एक शेल आ जाता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर्स बन रही है और लास्ट में सबसे हार्डेस्ट कवर बन जाता है, दैट इज़ एग का शेल विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट जो होती है वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म का आप बेसिकली मान सकते हो क्रिस्टल्स की फॉर्म में या सॉलिड की फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है वो शेल। ठीक है, एग के ऊपर का जो वाइट शेल होता है। अब ये यहाँ तक तो शेल बन गया। अब द एम्ब्रियो डेवलप्स इन 21 डेज़। ये जो एम्ब्रियो है ये 21 डेज़ में डेवलप होता है और ये जो 21 डेज़ हैं इसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेन, तो आप उसमें लिखेंगे द 21 डेज़ इन विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स। जाइगोट से एम्ब्रियो में 21 दिन लगते हैं। ठीक है, और जब मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो में नहीं, बेसिकली जाइगोट से एम्ब्रियो तो थोड़े दिन में मतलब जल्दी हो जाता है, एम्ब्रियो को डेवलप होने में 21 डेज़ लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं थोड़े टाइम पहले गलत बोल दिया था। एम्ब्रियो 21 डेज़ में डेवलप होता है और वो डेवलप होकर एक फुल चिक बन जाता है। ठीक है, जो हेन के बेबीज़ होते हैं उनको हम चिक कहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज चिक, और वो फुली डेवलप हो जाता है, मतलब वो एग से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर आप यही लिखोगे कि एग हेंस में एग कैसे बनते हैं, वो कैसे बनाते हैं, हाउ डू हेंस ले एग। तो भाई यही है कि सबसे पहले जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट ने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड होते होते जब वो ओविडक्ट में आ रहा था तो उसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स आ गई। वो लेयर्स के साथ मतलब एक हार्ड शेल आ गया कैल्साइट का, और उसके बाद वो एम्ब्रियो एग के अंदर, जो शेल के अंदर जो एम्ब्रियो वो बाहर आ जाता है, बॉडी के बाहर वो डेवलप होता है और एक फुली ग्रोन चिक निकल जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड द एग्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब देखो जब जो एग है वो बॉडी के बाहर होगा, ऑफ कोर्स कि उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, वो जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू हेंस बॉडी। मतलब जब वो एग हेन की बॉडी के अंदर था तो गर्म टेम्परेचर था, गर्म टेम्परेचर से वो अच्छे से डेवलप हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया तो उसका जो आसपास का टेम्परेचर है वो बदल गया, राइट, वो ठंडा हो गया। तो अब उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसके सराउंडिंग्स, उस एग की सराउंडिंग्स को वापस से गर्म करने के लिए क्या होता है कि वो स्पेसिफिक टेम्परेचर हेन उसे प्रोवाइड करती है। मतलब हेन जो होती है वो अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्म रखती है ताकि वो हैच हो सके। और आजकल की टेक्नोलॉजी में हम इंक्यूबेटर का भी यूज़ करते हैं। इंक्यूबेटर एक स्पेशल मशीन होती है जो स्पेशली एग्स को ही प्रॉपर वार्मथ देने के लिए बनाई जाती है। अब जब प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसे मिल जाता है तो वो एग ब्रेक हो जाता है और एक चिक बाहर आ जाती है। ठीक है, अब ये जो ब्रेक डाउन होता है शेल का, इसको हम कहते हैं हैचिंग। ये जो शेल ब्रेक हुआ है, शेल के ब्रेक होने से जो चिक बाहर आई है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग। आपने सुना होगा काफ़ी कॉमन टर्म है हैचिंग ऑफ एग्स, सो दैट इज़ हैचिंग। नेक्स्ट, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। अभी तक हमने एनिमल्स को या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको काफ़ी तरीक़ों में डिवाइड कर लिया।
कुछ को कर लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने डिवाइड किया 2 ऑर्गेनिजम्स में या 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स में, दैट इज़ विविपेरस एंड ओविपेरस। ये OVIPA है, VVIPA, PAROUS, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। तो विविपेरस एनिमल्स और ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं भाई? 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ होते हैं जो एग देते हैं, वो एग अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं, फिर वो जो एग है वो डेवलप होता है और एक ऑर्गेनिज्म बाहर आता है। उनको हम कहते हैं ओविपेरस एनिमल्स, जो एग ले करते हैं, जो अंडा देते हैं। और विविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं या वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग नहीं देते, जो एग को अपनी बॉडी के अंदर ही डेवलप करके एक यंग वन बना देते हैं और उस यंग वन को ही बाहर निकालते हैं। मतलब दे गिव बर्थ टू यंग वन। सिंपल सी भाषा में पढ़ा जाए तो विविपेरस एनिमल्स क्या हैं? दोज एनिमल्स हुज फीमेल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब उनकी फीमेल्स यंग्स वन, सीधा छोटों को जन्म देती हैं, उन्हें हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स। इस केस में जो एम्ब्रियो है वो बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, मदर की जो बॉडी है उसके अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप होता है, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैमल्स को बाकी एनिमल्स से अलग करती है। बेसिकली जितने भी विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो सारे मैमल्स होते हैं, ठीक है। मैमल्स का मतलब पता होगा ना कि जिन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हेयर होते हैं, जैसे ह्यूमंस, मंकीज, डॉग्स, बेयर्स, इन सब की बॉडी के ऊपर क्या है? हेयर होते हैं, तो इनको हम मैमल्स कहते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? विविपेरस एनिमल्स होते हैं जो सीधा यंग वंस को जन्म देते हैं। बट ओविपेरस एनिमल्स वो होते हैं जो एग ले करते हैं। दोज एनिमल्स विच ले एग्स एंड दीज एग्स हैव लिटल और नो अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। इस लाइन का थोड़ा सा मतलब समझना। दीज एग्स हैव लिटल और नो अदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। सुनने से लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बट बहुत सिंपल है। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये एनिमल्स एग ले करते हैं, और ये जो एग हैं इनका बिल्कुल भी नहीं, या तो मतलब बिल्कुल भी नहीं, या फिर थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। मतलब देखो, जाइगोट फॉर्म हुआ, अब जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बनता है यंग वन। तो अब एम्ब्रियो से यंग वन के बीच का जो फासला है ये बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, ठीक है। विद इन द मदर ये जो फासला है ये कवर नहीं होता। जो एम्ब्रियो से यंग वन का जो ये गैप है ये मदर की बॉडी के अंदर कवर नहीं होता, ये बाहर आके पूरा होता है। तो ये सेंटेंस हमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जो एग्स हैं इसमें बहुत कम या फिर एकदम नेग्लिजिबल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है मदर के अंदर। मतलब मदर के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता। सिंपल टर्म्स में मदर के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होता। The development of the eggs takes place in the relevant external surroundings. Relevant external surroundings क्या हो गया? राइट टेम्परेचर, राइट प्रेशर, ठीक है। इन सब कंडीशंस में ये जो एग है ये मदर से बाहर आता है और डेवलप होता है। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो मदर की बॉडी से बाहर होके होती है। ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हो गए आपके फिशेज़, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट। ज़्यादातर ये जितने भी हैं ये सारे ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। उसके बाद द जर्नी फ्रॉम यंग वंस टू एडल्ट्स। अब देखो, हर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले छोटा होता है, फिर उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, उसकी डेवलपमेंट होती है और वो एक यंग वन से एक एडल्ट बन जाता है। ह्यूमन बींग्स में देख लो, पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो जर्नी है यंग वंस के एडल्ट की, इस यंग वन से लेकर एडल्ट तक की, इसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। चाहे किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो वो एजिंग करेगा, मतलब वो यंग वन से बड़ा तो होगा। अब ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसकी बॉडी में ये 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या फिर हम कह सकते हैं राउंड डेवलपमेंट, ठीक है। इनडायरेक्ट ही बोलना वैसे। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने एडल्ट वर्जन का ही मिनिएचर वर्जन है। जैसे एक फादर है, ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस के जो बेबीज़ होते हैं वो उन्हीं की तरह होते हैं ना। ह्यूमंस के 2 मतलब जो अडल्ट्स हैं उनके भी 2 हाथ हैं, बच्चों के भी 2 हाथ हैं, 2 पैर, सारे फीचर्स सेम है, बस साइज़ में छोटे हैं। जो अडल्ट्स होते हैं उनके हाथ बड़े होते हैं, पैर बड़े होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं, पैर बहुत छोटे होते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हाथ ही नहीं होते या पैर ही नहीं होते, ठीक है, होते हैं, बस स्मॉल होते हैं साइज़ में। तो जो ह्यूमंस होते हैं उनमें होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट।
क्यों? क्योंकि जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने पेरेंट जैसा ही है, बस उसका छोटा वर्जन है। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। अगर कोई अडल्ट है, उसके पास हाथ पैर हैं, लेकिन जो यंग वन होगा उसके पास हाथ पैर नहीं होंगे, इस केस में होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ह्यूमंस के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए बताया। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है? व्हेन यंग वंस प्रोड्यूस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट पेरेंट एंड लैक अ लॉट ऑफ फीचर एज कम्पेयर टू इट्स पेरेंट। जैसे कि मैंने बताया ऊपर, डायरेक्ट डेवलपमेंट में जो फीचर्स पेरेंट के पास थे वही फीचर्स चाइल्ड के पास भी थे। मतलब पेरेंट्स के पास 2 हाथ हैं, चाइल्ड के पास भी 2 हाथ हैं। ये मैं ह्यूमंस के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ह्यूमंस में नहीं होती, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का एक बेसिक सा एग्जांपल है फ्रॉग, ठीक है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने एडल्ट वर्जन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, एडल्ट पेरेंट्स से डिफरेंट होते हैं। इनमें काफ़ी सारे फीचर्स की कमी होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट। मतलब उनके पेरेंट्स के पास हाथ हैं तो बच्चों के पास शायद हाथ ना हो। ये सारे फीचर्स की डिफरेंस हो सकती है। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस की सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, सो मेटामॉर्फोसिस इज़ अ मार्क्ड and more or less abrupt development change in the structure and habits of animal occurring during its life cycle। मतलब अगर आप इसे देखो तो ऐसे चेंजेस आना एक ऑर्गेनिज्म ने उसके यंग वन से लेके उसके एडल्ट तक की जर्नी में, ठीक है, उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में, उसकी हैबिट्स में, इन सब चीज़ों में चेंज आना ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल चेंज होता है ये एक, या मोर एंड लेस एब्रप्ट डेवलपमेंट चेंज। मतलब या तो ज़्यादा या थोड़ा कम एब्रप्टली डेवलपमेंट चेंज हो रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, उस जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर में और उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, उससे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और ये एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, या फिर हम लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई भी ले सकते हैं। बटरफ्लाई के लिए पहले बता देता हूँ, बुक में नहीं लिखा तो छोटा सा ही है कि पहले कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर जो होता है वो लीव्स वगैरह खाता है, उससे ककून बनता है, लावा बनता है, ककून बनता है, बटरफ्लाई बन जाती है फिर। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देखना। ड्यूरिंग फ्रॉग्स लाइफ साइकिल एग्स आर लेड इन वाटर। फ्रॉग की लाइफ स्टाइल कैसे, मतलब फ्रॉग की जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट होती है कि भाई सबसे पहले एग्स वाटर में निकाल दिए जाते हैं। अब जब वो एक फर्टिलाइज होता है और डेवलप होता है तो उसमें से एक एग इमर्ज होता है जो फ्रीली स्विम कर सकता है। अभी वो सिर्फ स्विम कर सकता है वाटर में, ठीक है, उसके सिर्फ एक छोटी सी टेल है और एक हेड है जो स्विम कर सकता है पानी में। अब जैसे जैसे थोड़ा सा टैडपोल डेवलप हुआ, उसके पास आगे गिल्स और एक, मतलब जो टेल है वो भी डेवलप हो गई, और एक छोटा सा माउथ। गिल्स सांस लेने के लिए, एक टेल डायरेक्शन वगैरह मतलब आगे मूव करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और एक छोटा सा माउथ। अब क्या होता है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देता है। मेटामॉर्फोसिस यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ हाइंड लेग्स एंड देन फ्रंट लेग्स। मतलब जो टैडपोल है ना, अभी इसके पास सिर्फ गिल्स हैं, माउथ है और एक टेल है जिससे वो पानी में स्विम कर सकता है और सांस ले सकता है। लेकिन जैसे ही मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट होगा, क्या होंगे, ये जो आपका फ्रॉग है, ये जो टैडपोल है, फ्रॉग नहीं टैडपोल, इसके पीछे हाइंड लेग्स मतलब पीछे की लेग्स, फ्रंट लेग्स मतलब आगे की लेग्स। तो मेटामॉर्फोसिस होगा जिससे उसकी पीछे की लेग्स और आगे की लेग्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। द टैडपोल देन बिगिंस टू स्विम ऑन द सर्फेस। अब क्या होगा, इसके लेग्स और हैंड्स आ गए ना। अब आप खुद इमेजिन करो, अगर आपके पास तो हाथ पैर हैं तो आप सरफेस पे स्विम कर सकते हो ना। तो सिमिलरली अब मतलब स्विमिंग पूल के सरफेस पे, तो सिमिलरली टैडपोल के भी हाथ और पैर आ गए हैं, तो वो भी अब सरफेस पे स्विम कर सकता है। अब इस टैडपोल की लास्ट स्टेज, जो टैडपोल की लास्ट स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, जो उसकी टेल है वो उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है और एक टेललेस एक बड़ा सा फ्रॉग डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये होती है मेटामॉर्फोसिस की लास्ट स्टेज। क्या कैसे शुरू हुआ ये सब, एग फर्टिलाइज हुआ, टैडपोल बना, टैडपोल में था सिर्फ एक हेड, गिल और टेल। फिर मेटामॉर्फोसिस हुआ, लेग्स बाहर आ गई, आगे की पीछे की। फिर लास्ट मेटामॉर्फोसिस हुआ। उस लास्ट मेटामॉर्फोसिस में क्या हुआ कि जो टेल है उस फ्रॉग की, वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई और बिना टेल का एक फ्रॉग डेवलप हो गया। ये थी मेटामॉर्फोसिस का एंड। उसके अलावा एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है कि जैसे
जब वो पूरा फ्रॉग बन जाता है तो टैडपोल की जो इंटेस्टाइन है वो भी छोटी हो जाती है ताकि वो एक कार्निवोरस डाइट अडाप्ट कर सके। ये पॉइंट याद रखना कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू हर्बीवोर्स। मतलब एक काऊ जो हर्बीवोर है उसकी इंटेस्टाइन बड़ी होगी, एक लायन जो कार्निवोर है उसकी इंटेस्टाइन छोटी होगी। रीज़न अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉग में भी यही होता है, फ्रॉग की इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है ताकि वो कार्निवोरस बन सके। कार्निवोरस होता है फ्रॉग। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और हमारा इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर देंगे।